जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोशन क्लास 9th के लिए, जो कि आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप अपने त्योहार को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, खूब खुशियां बांटें और सभी से मिलें। तो होली में आप जानते ही हैं कि सभी के घर जाया जाता है पापड़ चिप्स खाने के लिए, गुजिया खाने के लिए, तो आप जाएं, खाएं और खूब अच्छे से अपने त्योहार को एंजॉय करें। और हाँ, बिल्कुल भी पानी बचाने की मत सोचें, जैसे आप एंजॉय करना चाहते हैं वैसे एंजॉय करें। ठंडियों भर में आपने बहुत पानी बचाया होगा, ऑलरेडी बहुत सारे दिनों में आपने नहाया ही नहीं होगा, तो जितना भी पानी बचा है आप उसका यूटिलाइजेशन करिए और खूब अच्छे से अपने त्योहार को सेलिब्रेट करिए। साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, हो सके तो होली हम क्यों मनाते हैं, तो ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि हम होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ज्यादातर घरों में बताया जाता होगा। इवन आपने बहुत सारे जो धार्मिक प्रोग्राम्स हैं वो उसमें भी देखा होगा। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप कोई ना कोई, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या किसी भी तरह का वेद है, उपनिषद है, इनको जरूर पढ़ें। पढ़ने से क्या होगा, आपकी जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज होगी, आपकी जो हिंदी और जो संस्कृत है वो भी इंक्रीज होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके अंदर, तो आज तो आप लोग डिजिटल के बच्चे हैं, जिसका भी मीनिंग जानना है, जो भी आपको निकालना है मीनिंग, अपने घर वालों से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अपने मोबाइल का भी मदद दे सकते हैं उसकी मीनिंग समझने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि हो क्या रहा है कि हम लोग इतना ज्यादा डिजिटल हो गए हैं कि हम कुछ याद नहीं रखना चाहते हैं, हम कुछ पढ़ते नहीं है, हम थोड़ा पढ़ने से दूर होते चले जा रहे हैं। कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने गूगल किया, आपने यूट्यूब कर लिया, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। तो हमारी पढ़ने की आदत कम हो रही है, जिससे हमारी मेमोरी पावर कम हो रही है। तो इस त्योहार में अपने आप से एक प्रण लें कि हम हर त्योहार, जब भी कोई त्योहार आएगा, तो हम कोई ना कोई 1 घंटा कोई ना कोई उपनिषद, रामायण, महाभारत, किसी ना किसी तरह का एक ग्रंथ जरूर पढ़ेंगे अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, ताकि हम अपनी संस्कृति को और बेहतर सीख पाए। तो चलिए, आप सभी को फिर से ढेरों शुभकामनाएं, अच्छे से अपना त्योहार सेलिब्रेट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, मोशन। तो क्लास 9 जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, आपका एग्जाम जस्ट खत्म हुआ होगा, कई जगह पे रिजल्ट आ चुका होगा या रिजल्ट आने वाला होगा और आप नेक्स्ट क्लास में जाने वाले होंगे। जनरली आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में या आपका जो मार्च का जो लास्ट वीक है उसमें आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बाकी बच्चों से आगे रहें, या आप जहां पर भी स्टैंड करते हैं 60, 70, 80% पे, उससे अगर आप आगे निकलना चाहते हैं, अगर आप 5-10% ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक क्लास आगे रहिए। यानी कि अगर मोशन चैप्टर स्कूल में शुरू होगा तो आप उसको पहले से पढ़ के रखिए। कोई और चैप्टर जो शुरू होगा मैथ्स में या केमिस्ट्री में, मैं आपको लाता रहूंगा, तो आप पहले से पढ़कर जाइए, ताकि जब आप क्लासरूम में बैठे तो आपके पास एक एडवांटेज हो, आप एक कदम आगे रहें, ताकि आप बाकी बच्चों को बीट कर सके। देखिए, कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन में अगर आपको दूसरे को हरा कर उसकी जगह पे जाना है, यानी कि आपको आगे निकलना है, तो आपको एक कदम आगे रहना रहेगा। तो चलिए आज एक कदम आगे रहते हैं और सीखते हैं मोशन चैप्टर को। अगर मैं आपसे कहूं मोशन क्या है, तो जनरली अभी जैसे कि मैं चल रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि मैं इस समय मोशन में हूं। ठीक है, तो ठीक है, मैं मोशन में हूं। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, पेड़ लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि उस जो पेड़ है वो रेस्ट में है। लेकिन हर बार ये आपका रेस्ट या मोशन इस तरह से समझाया नहीं जाएगा या समझना नहीं चाहिए। आखिर क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। तो मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव शब्द तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे आपके रिलेटिव्स आते हैं आपसे मिलने के लिए, और त्योहार है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे रिलेटिव आएंगे। रिलेटिव का मतलब क्या है कि आपका किसी चीज के साथ कोई रिलेशन है, यानी कि कोई संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से मोशन भी क्या है, मोशन इज रिलेटिव, यानी कि मोशन का भी किसी ना किसी चीज के साथ कोई संबंध यानी कि रिलेशन होगा। तो मोशन का किस चीज के साथ संबंध है? तो मोशन का जो रिलेशन है वो उसकी सराउंडिंग के साथ है, या आप कह सकते हो टाइम के साथ उसका जो है वो रिलेशन है। अगर कोई चीज टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदल रही है, तो आप कह सकते हो कि वो बॉडी जो है वो मोशन में है। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है, जैसे कि मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं तो हर बार मेरे लिए मेरा बोर्ड यहीं पे रहता है, तो ये अपनी पोजीशन तो नहीं बदल रहा।
ठीक है, समय बीतता जा रहा है, आज वीडियो बनाऊंगा, कल वीडियो बनाऊंगा, परसों वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसकी पोजीशन नहीं बदल रही, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये रेस्ट में है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं जैसे मूव कर रहा हूं तो मेरी सराउंडिंग, मेरे आसपास जितनी चीजें हैं उनके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन लगातार बदल रही है। जैसे मैं इसके लेफ्ट जा रहा हूं या मैं बोर्ड्स के राइट में जा रहा हूं, तो लगातार मेरी पोजीशन क्या हो रही है, बदल रही है। तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन बदल रही है, इस वजह से मैं मोशन में कहलाऊंगा। अगर मैं रुका हुआ हूं तो मैं रेस्ट में कहलाऊंगा। तो इस तरह से मोशन एक रिलेटिव टर्म है, यानी कि किसी ना किसी चीज के साथ आप इसका रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और किसके साथ, सराउंडिंग या टाइम के साथ आप इसका रिलेशन बनाते हैं। देखिएगा, मैं किसी तरह का नोट्स प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं। अगर आप अपने नंबर ज्यादा चाहते हैं तो प्लीज अपने नोट्स खुद बनाइए। कैसे बनाइए, देखिए एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और पहला नोट करिए, व्हाट इज मोशन। क्या नोट करिए, व्हाट इज मोशन। अब आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। क्वेश्चन नोट करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। 4-6 घंटे बाद, वीडियो देखने के 4-6 घंटे बाद जाइए और जो अभी मोशन की डेफिनेशन बोलूंगा उसको लिखने की कोशिश करिए। तो किसी और के नोट्स पे आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जैसा मोदी जी कहते हैं, आत्मनिर्भर बनिए, अपने नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, और फिर चेक कर लीजिए कि आपने जो नोट्स बनाया है और जो मैंने बोला था क्या वही डेफिनेशन आपने लिखी है। तो इससे मेरे नोट्स की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने नोट्स खुद बना पाएंगे। ठीक है, तो अब 9th में आ गए, अब बच्चे नहीं है, अपने नोट्स बनाना सीखिए। तो व्हाट इज मोशन, तो मोशन पहली चीज आप क्या लिखेंगे, मोशन इज रिलेटिव। अगर आपने ये लिख दिया मोशन इज रिलेटिव, तो एग्जामिनर पे आपका ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। कभी भी कोई पूछे आपसे तो कि मोशन क्या है, या अगर आपकी टीचर आपसे क्लास में कहे कि बच्चों इसमें यहाँ पे आपके जो दिख रहा है वो मोशन में है या रेस्ट में, जो चीजें आपको दिख रही हैं, तो आप हमेशा पूछिएगा वहां पे कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है। जैसे ही आप ये बात बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो टीचर समझ जाएगा कि आपने मोशन को समझ रखा है पहले से। क्यों, क्योंकि रिस्पेक्ट जरूरी है, यानी कि रिलेशन जरूरी है। अच्छा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि हीरो या कोई भी है वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में आप वो गाड़ी चला रहा होता है? कई बार चला भी रहा होता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा जो है आफ्टर मूवी के बाद में जो थोड़े से क्लिप्स दिखाते हैं, या बहुत सारी मूवीज में बीच में ही दिखा देते हैं कि एक्चुअल में वो हीरो गाड़ी नहीं चला रहा है, वो सिर्फ गाड़ी चलाने का नाटक कर रहा होता है। करते क्या है फिर आपको कैसे लगता है कि गाड़ी चल रही है? क्योंकि उसके पीछे जो स्क्रीन होती है उसको लगातार रोटेट कराया जाता है, उसको लगातार घुमाया जाता है। कभी बीच में जो है स्क्रीन पे पेड़ पौधे रहेंगे, बिल्डिंग्स रहेंगी, या कुछ और चीजें रहेंगी, वो लगातार मूव करती रहेंगी। तो वो मूव करेगी तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में हीरो गाड़ी चला रहा है, जबकि क्या हकीकत में ऐसा हुआ? हकीकत में तो ऐसा नहीं हुआ। हकीकत में तो वो सिर्फ क्या कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था चलाने की, है ना। क्यों? क्योंकि मोशन रिलेटिव रहा, इसी वजह से आपको लगा कि वो चला रहा है, क्योंकि आपने देखा कि पीछे वाली चीजें उसके बदल नहीं है, इसलिए आपको लगा कि हीरो गाड़ी चला रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखें, आप एक ट्रेन में बैठे हो और आपके लेफ्ट राइट दोनों तरफ एक ट्रेन और खड़ी हो, तो क्या होगा? कोई भी ट्रेन चले तो आपको लगेगा आप मोशन में आ गए, जबकि आप शायद ना मोशन में आ रहे हो, या आपकी जो ट्रेन है वो शायद मूव ना कर रही हो। आप कैसे पता करेंगे? जब एक ट्रेन पार हो जाएगी, आप अब लेफ्ट में देखिए, अगर कोई सराउंडिंग नहीं बदल रही, वो पेड़ अभी भी वहीं पर है, खंभा वहीं पे लगा हुआ है, या कोई बिल्डिंग बनी है वो बिल्डिंग अभी भी वहीं पर सिचुएटेड है, तो आप समझ जाएंगे कि आप अभी भी रेस्ट में है, बगल वाली गाड़ी निकल के गई है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक गाड़ी पार नहीं होगी, आपको लगेगा कि लगातार जो है वो मोशन हो रहा है, हो सकता है आप ही की गाड़ी मोशन में हो। इसलिए मोशन को समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। तो होप सो आप ये समझ पाए होंगे कि मोशन रिलेटिव कैसे है। ठीक है, इवन आप और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में, क्या हम रेस्ट में हैं? अभी आपके लिए क्या मैं रेस्ट में हूं? आप कह देंगे हाँ हम रेस्ट में हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी आपको लखनऊ से दिल्ली पहुंचा दे तो क्या होगा? आप यही तो मानोगे कि आप मोशन में हो, जबकि था क्या, कार मोशन में थी और आप रेस्ट में थे, क्योंकि आपकी पोजीशन कार के अंदर की सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बदल नहीं रही थी। तो आप तो रेस्ट में थे, लेकिन कार मोशन में थी, इसलिए आपने अपने आप को भी मोशन में समझा कि हम भाई लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए तो हम मोशन में रहे होंगे।
उसी तरीके से अगर मैं यहाँ रेस्ट में भी हूं तो अर्थ तो घूम ही रही है ना, अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। और अगर अर्थ ये रिवॉल्व और रोटेट दोनों कर रही है तो बेसिकली हमारी पोजीशन स्टिल कहाँ रह गई, तो हम भी तो अर्थ के साथ ही घूम रहे हैं, तो हम मोशन में हो गए। इसीलिए मैंने बताया कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि मोशन जो है वो किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट करके बताया जाता है। फिर मैं रेस्ट में कैसे हूं, क्योंकि मैं ना लेफ्ट जा रहा ना मैं राइट जा रहा, ना मैं अप जा रहा हूं ना मैं डाउन जा रहा हूं, तो आप कह सकते हो रेस्ट में इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से ये एक रिलेटिव टर्म है। चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं। मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time and its surrounding. When body changes its position with respect to time and its surrounding, then the body is said to be in motion. तब बॉडी मोशन में कहलाएगी। अगला टॉपिक आता है रेस्ट क्या होता है। तो द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। तो आप पहला जो हमारा टारगेट था मोशन और रेस्ट का, तो हम मोशन और रेस्ट दोनों हम समझ गए कि मोशन क्या है रेस्ट क्या है, दोनों की डेफिनेशन भी समझ गए। अब हम बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। देखिएगा बच्चों, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अभी एक बीच में आएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कई बार यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी देता है, दोनों एक ही जैसा होता है, एक ही जैसे टर्म्स हैं, इसलिए उसी में समझा दूंगा। अभी बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है। क्या दिया होता है? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी गिवन होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या है और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन क्या है, इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है क्या। ये फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने की यूनिट्स हैं, यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जैसे मास हो गया, वेट हो गया, या फोर्स हो गया, या आपका जो है लीटर हो गया, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी न्यूमेरिक वैल्यू और एसआई यूनिट को, उसी को हम कहते हैं स्केलर और वेक्टर के अंदर रखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि आपको मैंने बताया, कुछ आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होती है, उसको क्लास 11th में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। और हाँ, ध्यान रखिएगा बच्चों, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इवन इस चैप्टर को नहीं, पूरा 9th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 9th क्लास का रिपीटेशन होगा 11th क्लास में। आपको बहुत सारे 11th क्लास में जो चैप्टर मिलेंगे वो 9th को ही, और ज्यादा जो चैप्टर है 9th के उसको एलिब्रेट करके मिलता है, इसलिए बहुत अच्छे से सीखेंगे। अपने इस चैप्टर को जो 9th में आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू प्लस एसआई यूनिट। जैसे मैंने कहा 5 लीटर, तो लीटर क्या है? एसआई यूनिट है। अब एसआई यूनिट तो जानते ही होंगे, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो लीटर जो है एसआई यूनिट है, और 5 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। 5 है न्यूमेरिक वैल्यू और लीटर है आपकी एसआई यूनिट। तो दोनों को जब मिला दिया जाता है, जब साथ में लिखा जाता है, तो उसको हम कहते हैं आप अपना मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है, सिर्फ एक ही चीज होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, डायरेक्शन दिया नॉर्थ डायरेक्शन। या मैं जो है 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में गया, तो यहाँ पे भी एक डायरेक्शन आ गई ना, ऊपर चढ़ा यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में गया, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, एक डायरेक्शन आ गई। और मैंने कहा 2 या 10 सीढ़ी चढ़ा, तो आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इस तरह से ये बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन कई बार आपको ऐसा नहीं लिखा रहेगा, जैसे मैंने कहा कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा। अब हमने कहा 10 न्यूटन का फोर्स लगा, लेकिन न्यूटन में तो कहीं डायरेक्शन हमें दिख ही नहीं रही है, और मैंने इसको वेक्टर क्वांटिटी के नीचे लिखा हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो इसको जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे, कुछ रटना नहीं है। ऐसा यूनिट के बाद मतलब जितनी भी चीजें होती एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 3 से 4 आपको यूनिट दे दी जाएंगी और बताया जाएगा कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी
वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अभी मान लीजिए मैं पूछूं कि भाई न्यूटन क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, नहीं बता पाएंगे ना। ठीक है, अभी तो जैसे मैंने बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटी में है, लेकिन क्यों है, कैसे है, जैसे जैसे चैप्टर को आगे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे, इसलिए अभी इसको नहीं बता रहे। बस इतना समझिएगा, स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इन वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ आर गिवन। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती और वेक्टर क्वांटिटी जीरो हो सकती है। देखिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा वेक्टर क्वांटिटी जीरो हो सकती है। हो सकती है का मतलब ये नहीं कि हमेशा जीरो होगी, इट मे बी, ठीक है, या कैन बी, इट कैन बी। तो ऐसा है नहीं कि हमेशा जीरो होगी, तो ये जीरो, लेकिन ये कभी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आप क्या किसी दुकानदार के पास जाएंगे और आप उससे ये कहेंगे कि आप मुझे जीरो आम दे दीजिए, या आप मुझे जीरो जो है केले दे दीजिए, या जीरो मुझे संतरे दे दीजिए, नहीं कहेंगे ना ऐसा। क्योंकि अब अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपको दुकानदार पागल कहेगा, अगर ये क्या बात होती है, जीरो क्या होता है, लेना लो भैया नहीं तो आगे जाओ। यानी कि बेसिकली आप उससे जीरो, अच्छा आप क्या टाइम में ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो बज रहा है, भाई एक बज रहा होगा, दो बज रहा होगा, तीन बज रहा होगा, कुछ ना कुछ बज रहा होगा, जीरो तो नहीं बज सकता। जो आप डिजिटल क्लॉक्स में देखते हैं जीरो जीरो जीरो, वो एक्चुअल में जीरो नहीं बज रहा होता है, वो रात के 12 बज चुके हैं ऐसा इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि वहां एएम और पीएम तो होता नहीं है। जनरली डिजिटल क्लॉक पे एएम या पीएम नहीं लिखा रहता, तो जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी ऐसा होता है। तो बेसिकली वो रात के 12 बज चुके हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए वहां पे जीरो 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 लिख दिया जाता है, जिससे कि आपको लगे कि रात के 12 बज गए। ठीक है, या डिजिटल क्लॉक में भी ऐसा रहता है, लेकिन एक्चुअल में टाइम जीरो नहीं होता। या कोई भी बॉडी है, तो कोई भी बॉडी है तो उसका मास कुछ ना कुछ तो होगा, कोई बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। अगर मास नहीं है तो वो बॉडी ही नहीं होगी, अगर मास नहीं है तो वो बॉडी नहीं है बेसिकली, यानी कि फिर हमारी बात गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए, और आपकी वेक्टर क्वांटिटी जीरो हो सकती है। एग्जांपल अभी आगे देंगे इसका। स्केलर क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव हो सकती है, इट कैन बी। अब ये जीरो नहीं, निगेटिव नहीं हो सकती, जैसे कि जैसे मैंने आपसे कहा आम के ही बारे में ले लीजिए, आप ये तो नहीं कह सकते ना -3 आम दे दो, -3 आम कहां से ला के देगा, नहीं देगा ना। तो आप निगेटिव, या टाइम जो है क्या माइनस में हो सकता है क्या, -3 बज रहे हैं, कभी आपने ऐसा बोला क्या। तो यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, और वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव हो सकती है। इसका एग्जांपल जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद आपको मिलेगा इसका आंसर। फर्दर, स्केलर क्वांटिटी को s से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं विद एरो, एक एरो भी लगाते हैं और उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमने 4 डिफरेंसेस पढ़ लिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। डेफिनेशन पढ़ ली सबसे पहले, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ, इट नेवर बी जीरो, इट कैन बी जीरो, इट नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय s एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v विद एरो, एरो फॉर द डायरेक्शन। अगर आप लिखना चाहें तो कुछ एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप डिस्टेंस और यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। जनरली हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही मान के चलते हैं क्लास 8th तक, अब नहीं मानेंगे। अब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, डिस्टेंस है, टाइम है, मास है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेट है, फोर्स है, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में डाल दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे स्टार बना लीजिएगा जहां भी आपने नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका तैयार हो गया। अब जैसे ही मैंने एक एग्जांपल दिया आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो चलिए इसी को लेके समझाते हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, यहां देखते हैं डिस्टेंस हेडिंग डालते हैं और यहां पे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है, जैसे सपोज करिए कि हमारा ये ए पॉइंट पे हम हैं, ठीक है, और हम कहीं अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, वो मान लीजिए इसका घर यहाँ पर है, ठीक है, और हम जा रहे हैं, फिर हम यहाँ गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और फिर हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है,
तो हमने जितनी लेंथ कवर की बी तक पहुंचने के लिए, हमने कितनी लेंथ कवर की। अब यहाँ पे सबको आप चाहें तो कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 किलोमीटर, फर्दर यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे मान लीजिए आप 1 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर और यहाँ पे 2 किलोमीटर। अब हमने आपसे पूछा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12, तो आप लिख देंगे 12 किलोमीटर की जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है बॉडी के द्वारा, यानी कि आपके द्वारा। ठीक है, तो डिस्टेंस में पाथ का कोई लेना देना नहीं होता कि किस तरह का पाथ आपने चूज किया है। आप कैसा भी पाथ चूज करें, जितनी लेंथ कवर की है उन सबको ही डिस्टेंस के अंदर रखा जाता है। तो डिस्टेंस की आपकी जो डेफिनेशन बन गई वो डेफिनेशन क्या हुआ। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी आप डिफरेंसेस लिखें, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो जब भी आप डिफरेंसेस लिखें दो चीजों के बीच में, तो पहला डिफरेंस जो होगा वो उसकी हमेशा डेफिनेशन होगी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो उनको इजी इजी वाले पॉइंट्स याद रहते हैं कि उनके टीचर ने कहा है कि 2 पॉइंट्स डिफरेंस में लिख दीजिए या 3 पॉइंट्स लिख दीजिए, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो उसको जो है डेफिनेशन छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट लिखाते हैं। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो डिफरेंस होता है सबसे पहले डेफिनेशन लिखी जाती है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, द लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, जितनी भी लेंथ कवर हुई है बॉडी के द्वारा वो सारी, तो द लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, या आप लिख सकते हैं द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये आपकी डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई, द लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ फिर, अब डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन हमारी ए थी, फाइनल पोजीशन हमारी बी है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो वो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगी। और यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। अभी आप कहोगे यहां पर भी डायरेक्शन है, यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी मैंने बोला पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ कैसा भी हो, लेकिन यहां पर पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि पाथ स्ट्रेट होगा और ए से बी की तरफ ही जाएगा सीधा। यहाँ पे क्या, ए से आप मान लीजिए यहाँ पे गए सी पर, फिर गए डी पर, फिर गए ई पर, तो कई ढेर सारे आप पॉइंट्स पे गए ना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको नंबर लाइन के थ्रू भी समझाऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। इट इज योर इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजिशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब इसी चीज को हम नंबर लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नंबर लाइन पे देखते हैं। मैथ्स में नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आपका पहला चैप्टर भी है मैथ्स में ही। तो एक नंबर हम एक लाइन बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारी एक लाइन है, ये हमारा हो गया 0, यानी कि आपका मिड पॉइंट हो गया। इधर अगर आप बढ़ते हैं यानी कि राइट हैंड साइड, तो आपका प्लस में वी नोट चलती है, यानी कि +1 +2 +3। इधर आप जाएंगे तो -1 -2 -3। अब देखिए हम पहले मान लेते हैं कि हम 0 पे थे, हम ऐसे गए, फिर यहाँ गए, फिर हम वापस आए यहाँ पे, फिर वापस आए यहाँ पे, और फिर वापस आए यहाँ पे। हमने दोनों बातें पूछी, डिस्टेंस भी पूछा और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा। हमने कहा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। तो डिस्टेंस में आपने क्या किया, मान लीजिए हर एक जो यूनिट है वो 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की 5 किलोमीटर। अब हमने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पोजीशन हमारी ये थी, फाइनल पोजीशन हमारी ये है। देखिए इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, 1। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 1 किलोमीटर। अब ध्यान देखेंगे तो आपको माइनस भी दिखेगा, यानी कि -1 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था स्केलर और वेक्टर में कि ये आपका निगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्या डिस्टेंस आपकी निगेटिव निकल के आई है क्या, देखिए नहीं निकल के आई, जबकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव निकल के आया, यानी कि निगेटिव हो सकता है। और सपोज करिए अगर बॉडी यहाँ पे ना वापस आती, यहीं पे रह जाती,
पहले ऐसे गई, फिर यहां से वापस आ गई। तो क्या हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ तब 4 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ गए। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझ लीजिए कि आपकी पोजीशन ये ए थी, आप फिर यहां से यहां पे गए बी पोजीशन पर, फिर आप यहां से यहां गए सी पोजीशन पर। ठीक है, स्ट्रेट एकदम। ठीक, मान लेते हैं ये आपका है 3 किलोमीटर, ये मान लेते हैं 4 किलोमीटर। हमने कहा अभी आप सी पर हैं, ध्यान रखिएगा आप सी पर हैं। हमने कहा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो आपने कहा 3 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, तो डिस्टेंस ट्रेवल हुई 7 किलोमीटर। सही बात है। हमने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ए से सी पर। तो आपका अब ये चीज आपको निकालनी है, तो याद करिएगा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है ना क्लास 8 में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को ऐड कर लीजिए हो जाएगा 25। अब इस पे अंडर रूट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा +-5। अब कंफ्यूज मत होइएगा प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 देगा, -5 का स्क्वायर भी 25 देगा, इस वजह से प्लस और माइनस दोनों लगता है। ठीक है, ये स्क्वायर था ना, उधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा। ठीक है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, +-5 किलोमीटर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस 7 था जबकि डिस्प्लेसमेंट 5 है, और प्लस और माइनस दोनों के साथ है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे। तो पहला डिफरेंस डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, और इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है डिस्प्लेसमेंट की, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब काफी कुछ आपको मैंने इसमें समझाया, अब और भी डिफरेंसेस देखते हैं। जैसा कि आपने देखा दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये 0 हो सकता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये निगेटिव हो सकता है, और इसको हम डी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि इसको हम एस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कई बार इस पे एरो का साइन भी आपको मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी को एरो का साइन देते हैं ये दिखाने के लिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन बुक्स वगैरह में जनरली आपको एरो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर। अगर उसने आपको एरो बना के दे दिया तो आप बोल ही देंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा आप लिख सकते हो ये स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। तो देखिए क्वेश्चंस लिखते रहिए। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बना, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बना, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। चौथा क्वेश्चन बना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, और पांचवा क्वेश्चन है स्पीड। तो सारा आप क्वेश्चंस लिख लीजिए अभी, खाली 4-5 घंटे के बाद आप इसके सॉल्यूशंस खुद यानी कि इसके आंसर्स खुद लिखिएगा। तो स्पीड क्या है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि डेफिनेशन जो है कैसे आपको याद करनी, रटनी, रटना ही नहीं है, याद ही नहीं करनी है, अपने आप बन जाएगी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। और सिर्फ स्पीड की नहीं, आने वाले जितने भी आपके पूरे 9th क्लास में या 10th क्लास में जितने भी आपकी डेफिनेशन होंगी कैसे इजिली आप खुद बना सकते हैं, इसको सिखाऊंगा आपको। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्केलर और वेक्टर भी आपको सिखाऊंगा साथ ही साथ। देखिए दो क्वेश्चन आपके एक साथ चलेंगे, डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी और स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी आपको ये भी पता चल जाएगा। और ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि क्या 0 हो सकता है, क्या निगेटिव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो जो भी चीज इस तरह से कभी भी लिखी हो, जब अपॉन में करके दिया हो, तो हम डेफिनेशन को दो तरीके से बनाते हैं, या तो रेशियो के फॉर्म में बनाते हैं या तो नीचे वाले जो टर्म है इसको यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, गुड, यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में बोलना शुरू करते हैं। ऊपर क्या हमारा डिस्टेंस, तो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में बोलना चालू करिए।
अब डिस्टेंस कौन कवर करेगा? कोई ना कोई बॉडी कवर करेगी, एरोप्लेन कवर करेगा, ट्रेन कवर करेगी, आप कवर करेंगे, बस कवर करेगी, कार कवर करेगी, कोई ना कोई बॉडी कवर करेगी डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, इतना हो गया ऊपर वाले का काम खत्म। अब नीचे वाले की बात, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट। अब चूंकि टाइम है तो टाइम के हम लिखते हैं यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, या यूनिट टाइम भी आप लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम या यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। देखिए डेफिनेशन बन गई। क्या आपको किसी तरह के नोट्स, फर्रे और ये वो कुछ आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं है। मत पड़ी इन सब चीजों के चक्कर में कि फलाने टीचर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा। अपने नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। और सबसे बढ़िया नोट्स भैया आपका खुद का दिमाग है, बार बार रिवाइज करते रहिए, अपने आप बन जाएगा। ये जितने भी टीचर्स आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर, स्कूल में, कहीं पर भी, आप सोचते हैं इनको बहुत आता है। अरे वो एक ही क्लास को 10 बार पढ़ाते हैं, अलग अलग सेक्शन है, एक ही दिन में 10 बार एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है जैसे हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। बस बार बार करते रहिए, नोट्स के पीछे मत भागिए, ठीक है। चलिए, तो स्पीड की डेफिनेशन क्या हो गई? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, अब ये पता करते हैं। डिस्टेंस हमारी क्या थी? स्केलर क्वांटिटी। टाइम हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या है? स्केलर ही क्वांटिटी है। तो स्पीड क्या है? स्पीड आपकी हो गई स्केलर क्वांटिटी। बताइए, क्या रटना पड़ा कुछ? अच्छा, बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट। बहुत पूछा जाता है और क्लास 12 तक पूछा जाता है, क्लास 12 तक पूछा जाता है। बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, वहां पे एमएलटी के फॉर्म में यानी कि डायमेंशन फॉर्मूले के फॉर्म में आने लगता है, लेकिन पूछा वहां भी जाता है। और वहां अगर डायमेंशन फॉर्मूला आपको बनाना है, अगर आपको ऐसा यूनिट नहीं पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो चलिए, तो डिस्टेंस के लिए होता है मीटर अपॉन टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ऐसे बोल लीजिए, या आप कह दीजिए मीटर सेकंड की पावर -1। ये सब बेसिक मैथ्स जो आपने पढ़ रखी है, जब ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाती है। तो मीटर पर सेकंड बोलिए या मीटर सेकंड की पावर -1 या सेकंड इनवर्स बोलिए, मतलब एक ही है। इस तरह से आपकी स्पीड की ऐसा यूनिट हो गई, स्पीड की डेफिनेशन हो गई। स्पीड स्केलर है या वेक्टर है, ये हो गया। अब चूंकि स्केलर है तो कभी जीरो नहीं हो सकती स्पीड, कभी निगेटिव नहीं हो सकती स्पीड। क्लियर हो गई बात? चले, तो ये तो हो गया हमारी स्पीड। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है या यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर हम सेम डिस्टेंस को, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से सी पॉइंट, यहां की दूरी हमारी है 2 किलोमीटर, यहां की दूरी भी हमारी है 2 किलोमीटर, और हम यहां से यहां 1 घंटे का समय ले रहे हैं और यहां से यहां भी हम 1 घंटे का ही समय ले रहे हैं अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम दोनों बार हो रहा है। तो when we cover equal distance in equal interval of time is known as यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, आप दोनों कह सकते हैं, जो भी आपका मन हो, यानी जिस तरह से भी पूछा जाए। तो when we cover equal distance in equal interval of time is known as यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन। इसी तरीके से अगर दो में से किसी एक को अनइक्वल कर दीजिए, यानी कि मान लीजिए यहां पे हमने कर दिया 2 घंटे, तो अब क्या हो गया? पहले 2 घंटे के लिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए 2 घंटे, अगले 2 किलोमीटर के लिए 1 घंटे का समय लग रहा है। यानी कि यहाँ पे आप तेज गाड़ी चला रहे होंगे, यहाँ पे आप धीमे चला रहे होंगे। तो आपका डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन टाइम क्या हो गया? अनइक्वल हो गया। या आप ये भी कर सकते हैं, इसको 1 ही घंटे रहने दीजिए दोनों तरफ, लेकिन यहाँ कर दीजिए 3 किलोमीटर, फिर भी होगा। आपका क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो गई, क्योंकि आपने क्या किया? 3 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लिया, यहाँ पे 2 ही किलोमीटर कवर किया। तो कहने का मतलब यह है कि दो में से किसी एक चीज को अनइक्वल करें, दोनों को नहीं, क्योंकि दोनों को अनइक्वल करने पे वो फिर से क्या हो सकता है? फिर से यूनिफॉर्म बन सकता है। इसलिए दो में से किसी एक चीज को अलग कर देंगे, यानी कि व्हेन वी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन वी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो या तो टाइम को आप क्या कर लीजिए? एक जैसा कर लीजिए, या तो आप डिस्टेंस को एक जैसा कर लीजिए, दो में से एक को बदल दीजिए।
तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। व्हेन वी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ आ गया बच्चों? ठीक है। अब नेक्स्ट बात होती है आपकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना आपने टोटल टाइम लिया। इसको ऐसे समझिएगा, इसी के एग्जांपल के थ्रू एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 + 2 अपॉन टोटल टाइम, 1 घंटे यहां पर भी है 1 घंटे यहां पर भी है, तो 1 + 1 तो हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर में से किलोमीटर पर आवर, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर ये आपकी एवरेज स्पीड होगी। यानी कि जितना आपने डिस्टेंस कवर किया उन सबका सम कर लीजिए, नीचे जितना आपने टोटल टाइम लिया है उन सबका सम कर लीजिए, तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखिएगा बच्चों, ये जो मोशन चैप्टर है मैं 3 पार्ट्स में बनाने वाला हूं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वेलोसिटी से। इसके बाद का जो टॉपिक होगा एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ग्राफ, ये आपके सेकंड पार्ट में आएगा। और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके थर्ड पार्ट में आएंगे। और हर 2-2 दिन पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। कोशिश मेरी यही है कि इस साल आपके ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड किए जा सके, तो हर 2-2 दिन पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। वैसे जनरल बोलचाल में तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही जैसा लगता है, लेकिन फिजिक्स में अलग अलग है और एक्चुअल में अलग अलग है, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पे भी डेफिनेशन बना लेंगे ना। यहां पे डेफिनेशन क्या हो गई, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप बात करें डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूनिट क्या होती है, मीटर और टाइम, यानी कि एसआई यूनिट यहां पर भी वही रहने वाली है जो पहले थी, तो दोनों की एसआई यूनिट तो सेम है। तो फिर फर्क कहां पड़ गया, देखिएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब दो में से एक आपका वेक्टर क्वांटिटी हो चुका है, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता तो आप पहले ही समझ जाते। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम कहता है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहता है। तो एसआई यूनिट तो सेम है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी था स्पीड, और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जीरो भी हो सकती है और ये निगेटिव भी हो सकती है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर वी के साथ, स्मॉल लेटर वी के साथ विद एरो। ठीक है, बुक्स में मैं फिर कह रहा हूं, बुक्स में नहीं मिलेगा, नहीं तो वैसे ही पता चल जाएगा कि आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से आपको निकालना रहता है कि वेक्टर है या स्केलर। अब देखिएगा, हमेशा जरूरी नहीं है कि एक भी वेक्टर होगा। अब देखिएगा, ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, अगर एक भी यूनिट आपकी वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो वो पूरा का पूरा वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, लेकिन हमेशा ये रूल नहीं लगेगा, आपकी क्लास में लगेगा। जैसे हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसको सीखेंगे। ठीक है, तब आप कहीं जाके पता कर पाएंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या। लेकिन अभी के लिए आप ऐसे देख सकते हो कि अगर एक भी वेक्टर बन गया, इज इक्वल टू के बाद जो फॉर्मूला आपका बना है उसमें एक भी वेक्टर क्वांटिटी आ गई, तो जो पूरी यानी कि जो वेलोसिटी है या जिसके बारे में बात की जा रही है वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास वेलोसिटी का टर्म। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन बता ही दिया, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। आप सिंपली ये भी कह सकते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी with initial position and final position with unit interval of time या in unit interval of time is known as velocity। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वही बात हो गई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, when we cover equal displacement in equal interval of time is known as uniform velocity, and when we cover unequal displacement in equal interval of time is known as non uniform velocity। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ गए। ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट में जब आपको एक्सप्लेनेशन वाला बता दूंगा तब। अब देखते हैं कि आपका जो है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी।
अपॉन 2। यहां टाइम का कोई लेना देना नहीं है, यहां बाकी वेलोसिटीज का लेना देना नहीं है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का लेना देना है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां टाइम का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का जो सम होता है, सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी भी चेंज हो रही हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी कार है या आपकी जो बाइक है, कितना भी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, बस आपको अपनी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का सम लेकर 2 से डिवाइड कर देना तो आपका निकल के आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो यहां तक का आपको होप सो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।